नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 8वां अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगले दिन दोपहर को बंशी का भांजा बड़े संकोच के साथ हजारी के घर खाना खाने आया। हजारी ने उसे तो होटल से भेज दिया, लेकिन खुद उस समय नहीं आ सका क्योंकि ग्राहकों की बहुत भीड़ थी। हाट का दिन था। माँ के हुक्म से टेम्पी को कई बार अतिथि के सामने जाना पड़ा, कभी आसन बिछाने के लिए तो कभी पानी का गिलास रखने के लिए। टेम्पी बड़ी चतुर चालाक लड़की है, अतसी की शागिर्द, लेकिन इस सुंदर लड़के के सामने बार बार जाते उसको भी जाने की ऐसी तो एक लज्जा होने लगी। बंशी के भांजे को थोड़ा अचरज हुआ। हजारी मामा देहात के आदमी हैं, यह उसे मालूम है। अब तक उनकी हालत भी अच्छी नहीं थी। होटल के रोजगार से अब जाकर कहीं 2 पैसों का मुंह देखने लगे हैं। लेकिन हजारी मामा की बेटी देखने में अच्छी खासी है और उसका चाल चलन तौर तरीका स्कूल में पढ़ी आजकल की लड़कियों की तरह है। कायदे से कपड़ा पहनना जानती है, सजना संवरना जानती है और उसकी बातचीत का ढंग भी बड़ा सुंदर है। उसका खाना लगभग खत्म हो रहा था कि हजारी आ गया। उसने कहा, खाना खा चुके बेटा? मैं तो आ ही नहीं सका, आज बेहद भीड़ थी। और टेम्पी, जरा मुझको तेल तो दे बेटी, नहा लूं और फिर अपने इस दादा के सोने का इंतजाम तो कर दे। बगल के कमरे में जरा आराम कर लो बेटा। बंशी का भांजा जाकर लेटा ही था कि टेम्पी पान देने आई। पान का डब्बा नहीं है, एक छोटी रकाबी में रखकर पान लाई है। लड़के ने देखा रकाबी में चूना नहीं है, शर्माया सा बोला, थोड़ा चूना दे जाइएगा। टेम्पी का सारा शरीर लज्जा और आनंद से जैसे सिहर गया। इसका एक कारण यह था कि उसके लिए आदर सूचक क्रियापद का व्यवहार किया गया था, जो पहली बार किसी ने किया था। इससे पहले जीवन में किसी ने उसे आप और जी कहकर तो बात ही नहीं की। और यह नहीं कि उससे किसी ने बात नहीं की थी। गांव के रामूदा, गोपालदा, जवाहरदा, ये लोग भी तो बातें किया करते थे, लेकिन उससे तो उसे किसी दिन ऐसा आनंद नहीं हुआ। चूना लाकर रकाबी में रखकर उसने कहा, इतने में हो जाएगा? क्यों नहीं, वहीं रहने दीजिए। अच्छा, जरा एक गिलास पानी दे जाएंगी? टेम्पी को लड़का बड़ा अच्छा लगा। बातचीत करने का ढंग जितना अच्छा है, गले की आवाज़ भी उतनी ही मीठी। जब वह पानी का गिलास ले आई तो उसका जी हो रहा था कि लड़का एक बार फिर उससे कुछ कहे, लेकिन इस बार लड़के ने कुछ नहीं कहा। टेम्पी पानी का गिलास रखकर चली गई। जब शाम के 5 बज गए तो तीसरा पहर जब जाने कितनी दूर चला गया, टेम्पी ने एक बार झांक कर देखा। लड़का गहरी नींद में सो रहा है। अचानक जाने कैसा एक अकारण स्नेह टेम्पी के मन में भर आया लड़के के लिए। होटल में कितनी रात जागता रहता है, रात को अच्छी नींद भी नहीं आती होगी। टेम्पी ने जाकर माँ से कहा, माँ वह आदमी तो सो रहा है, पुकार लूँ या अभी सोएगा? टेम्पी की माँ ने कहा, सोता है तो सोने दो ना, पुकारने की क्या जरूरत है? नौकर कहाँ गया? नींद से उठने पर उसे कुछ तो खाने के लिए देना होगा, कुछ नाश्ता लाने को कह देती, वे भी तो घर पर नहीं है। टेम्पी ने कहा, पता नहीं चाय पीता है या नहीं, नहीं तो जागने पर थोड़ी चाय बनाकर दे देते, अच्छा होता। टेम्पी की माँ ने खुद कभी चाय नहीं पी, बनाना भी नहीं जानती। नए जमाने की बेटी का प्रस्ताव उसे बुरा नहीं लगा। उसने बेटी से पूछा, तू बना सकेगी ना? बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, तुम भी क्या कहती हो माँ? हंसते हंसते प्राण निकल जाते हैं। उसके बाद एक अपूर्व ढंग से हाथ हिला हिलाकर हंसी धरे चेहरे की ठोड़ी बार बार उठाकर झुकाकर कहने लगी, चाय कहाँ है? चीनी कहाँ है? केतली कहाँ है? चाय का पानी किस में गर्म होगा? डिश प्याला चाहिए, सभी कुछ तो चाहिए। टेम्पी की माँ को उसका यह ढंग बड़ा अच्छा लगा। वह स्नेह भरी मुग्ध दृष्टि से मुंह फैलाए बेटी की ओर देखती रही। इस तरह और इतने सुंदर ढंग से टेम्पी ने पहले कभी बात नहीं की थी। इसी समय हजारी घर के अंदर आया। वह होटल में ही था। उसने पूछा, नरेन कहाँ है, सो रहा है क्या? टेम्पी की माँ ने कहा, तुम इतनी देर कहाँ थे? उसके लिए कुछ नाश्ता ला देना पड़ेगा ना। और टेम्पी कहती है, चाय बना दी जाती तो अच्छा होता। हजारी को टेम्पी पर बड़ा प्यार आया। वह बिना जाने जिसको इतने आदर से चाय पिलाना चाहती है, उसे क्या मालूम उसी के साथ उसके माँ बाप उसका ब्याह करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उसने कहा, मैं सब लाए देता हूँ, होटल में ही तो है, होटल में काम की बहुत भीड़ है। कलकत्ते से 10-12 बाबू लोग शिकार करने आए हैं। बहुत पहले वे लोग एक बार मेरे हाथ का बनाया मांस खाकर बड़े खुश हुए थे। पहले वे लोग उसी होटल में गए थे, वहाँ नहीं हूँ जानकर ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं। वे लोग रात में मांस और पुलाव खाएंगे। तुम लोग इस वक्त खाना ना बनाना, मैं होटल से भेज दूंगा। नरेन की वहाँ बहुत ज़रूरत है। बाबू लोगों से अंग्रेजी में बातचीत करनी होगी, वह तो मुझसे होगा नहीं। ठहरो, नरेन को जगा लूँ।
टेम्पी की माँ ने कहा। नींद से उठने पर बिना कुछ खिलाए जाने देना अच्छा नहीं लगेगा। टेम्पी चाय के लिए कह रही थी तो पहले सारी चीजें भेज दो जाकर, अभी उसे मत उठाना। तीसरे पहर नरेन की नींद खुली तो दिन बहुत ढल गया था। दीवार के किनारे वाले सहजन के पेड़ पर धूप पीली पड़ती जा रही है। नरेन शर्मिंदा हुआ। दूसरे के घर कैसी गहरी नींद में सो गया, कौन क्या सोचेगा। खास तौर से हजारी मामा की वह लड़की अच्छी है। हजारी मामा की लड़की ऐसी चालाक चतुर, ऐसी तेज, ऐसी सुंदर है। इस तरह से कपड़े पहनना जानती है, यह किसने सोचा था। वह शर्माया सा बाहर जाने के लिए कुर्ता पहन रहा था कि इसी समय टेम्पी ने आकर कहा, आप उठ गए, मुंह धोने का पानी ला दूं? अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं होटल में ही। माँ ने कहा है आप चाय पीकर जाइएगा, मैं माँ से कहे आती हूँ। इस बीच हजारी ने नौकर के हाथ चाय का सामान भिजवा दिया। टेम्पी खुद ही चाय बनाने लगी। उसकी माँ नाश्ते के लिए फल काटने लगी। खीरा नहीं देते, एक डाब गाड़ दूं, घर का डाब है। टेम्पी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। गले में आंचल डालकर दबे गले से बोली, तुम भी कैसी हो माँ, चाय के साथ कभी डाब पिया जाता है? टेम्पी की माँ नाराज होकर बोली, क्या जानू भाई, मैं तो तुम लोगों के आजकल के ढंग समझती ही नहीं। जो समझो तुम ही करो। तेज घर में से तो देखती आई हूँ कि नींद से जागने पर नए दामाद को डाब दिया जाता है। बात मुंह से निकल जाने के बाद टेम्पी की माँ मन ही मन जीभ काटकर चुप हो गई। औरत जरा बेवकूफ ढंग की है, जाने क्या सोचकर क्या कह देती है, हमेशा गहराई से सोचकर देखना नहीं जानती। टेम्पी ने अचरज में पड़कर पूछा, दामाद? नया दामाद? कौन दामाद? अरे वो कुछ नहीं, गांव में देखा था इसलिए कह रही हूँ। तेरी चाय हो गई? टेम्पी के मन में जाने कैसा एक खटका लग गया। वह बड़ी बुद्धिमती है, इसके अलावा बिल्कुल बच्ची भी तो नहीं। जब चाय और नाश्ता लेकर फिर लड़के के सामने गई तो क्यों उसे लाज लगने लगी, यह वह खुद ही नहीं समझ सकी। लड़के ने उसे देखकर कहा, यह क्या, अब यह इतना नाश्ता किस लिए? बस चाय पर्याप्त है। टेम्पी किसी तरह नाश्ते की रकाबी रखकर भाग सके तो जान बचे। लड़के ने पुकार कर कहा, अगर एक पान दे सके। पान बनाने बैठी टेम्पी सोचने लगी, बाबा ने तो आज खटा मारा, चाय दो, पान दो, बनाओ, सारी गरज मुझे क्या पड़ी है? बाबा के होटल का आदमी है तो मुझे क्या। टेम्पी पान की रकाबी में पानी रखकर देने गई, लेकिन लड़का तो देखने में अच्छा है, बातें अच्छी करता है, हंसता सा चेहरा है, जाने क्या काम करता है होटल में। पान लेकर लड़का चला गया। जाते समय कह गया, मामी जी मैं जा रहा हूँ, मैंने बहुत तकलीफ दी, कुछ ख्याल ना कीजिएगा। इतनी देर तक सोता रह गया, अब वक्त नहीं है। लड़का अच्छा है। नया दामाद? कौन नया दामाद और किसका दामाद? माँ कभी जाने कैसी कैसी बातें बोल देती हैं जिसका कुछ मतलब ही समझ में नहीं आता। टेम्पी की माँ ने कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। यहाँ के तौर तरीके देखकर अवाक हो गई। मोटर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, स्टेशन पर बिजली और आदमी भी कितने। और उसके एंडोशालों में तो दिन रहते घर के पिछवाड़े बांस के जंगल में सियार बोलने लगते हैं। उस दिन तो दिन दोपहर को ही मछुआ पाड़ा के केष्टो मछुए के 3 महीने के बच्चे को सियार उठा ले गए। इसी बीच कुसुम एक दिन उन लोगों को घुमाने ले गई थी। कुसुम के साथ उन लोगों ने राधा वल्लभ स्थान, सिद्धेश्वरी स्थान, चूर्णी का घाट, पाल चौधरियों का घर, सब कुछ घूम घूम कर देखा। पाल चौधरियों का बहुत बड़ा मकान देखकर टेम्पी और टेम्पी की माँ दोनों ही की बोलती बंद हो गई। इतना बड़ा मकान उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। अब तक वे लोग अत्सी के घर को ही बड़े आदमियों के घर का आखिरी नमूना समझती आई थी। उनकी तो बोलती ही बंद होने की बात थी। टेम्पी की माँ ने कहा, शहर है तो बढ़िया कुसुम, इस देश में एक से एक लगे मकान और सब मकान पक्के, सभी बड़े आदमी। लड़के लड़कियों का चेहरा देखकर आंखें जुड़ा जाती हैं। हारे, इन लोगों के घर में ठाकुर देवता नहीं होते? पूजा के समय एक बार हम लोगों को ले आना बेटी, देवता को देख जाऊंगी। इससे ज्यादा वह और कुछ नहीं समझती। एक मकान के सामने बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हुई थी। लोगों की भीड़ अंदर जा रही थी। रास्ते के किनारे जाने कैसा कागज बांटे जा रहे थे। टेम्पी को लगा कि इसे ही शायद टॉकी कहते हैं। वह यही है। उसने कुसुम से पूछा, कुसुम दी यह टॉकी है ना? हाँ दीदी, किसी दिन देखोगी? एक दिन हम लोगों को ले आओ ना, माँ ने कभी नहीं देखा, हम सभी आएंगे। टेम्पी की माँ एक दौड़ती हुई मोटर की ओर ताक कर तब तक मुंह फैलाकर देखती रही जब तक वह रास्ते के मोड़ से घूमकर गायब नहीं हो गई। कुसुम ने कहा, अब जरा मेरे घर पे भी पैरों की धूल देती चलिए बड़ी माँ। कुसुम के घर जाते हुए रास्ते के किनारे रेल लाइन पड़ती है। टेम्पी की माँ ने कहा, कुसुम जरा रुको बेटी, एक रेलगाड़ी भी देखती चलूं। कहते न कहते एक बहुत बड़ी रेलगाड़ी आ पहुंची। टेम्पी और टेम्पी की माँ दोनों ही टकटकी लगाकर देखने लगी।
गाड़ी चल रही है तो चली ही जा रही है, उसका तो अंत ही नहीं, कितनी बड़ी गाड़ी है। कुसुम, बड़ी माँ रानाघाट अच्छा लग रहा है? लगता क्यों नहीं बेटी, अच्छी जगह है, लेकिन असल में एंडोशाला के लिए टेम्पी की माँ के मन में ना जाने कैसा लगता रहता है। शहर से अभी तक वह अपना मेल नहीं बैठा सकी है। वहाँ के ताल तलैयों के घाट, सदा बोस्टम के घर के पास जो सूना रास्ता बांस के जंगल से होकर बाड़ूजे पाड़ा की ओर गया है। दोपहर के समय उसके घर के पास वाले शीरिश के पेड़ पर इस समय शीरिश के बीज सूखकर झुनझुन आवाज करते हैं। उसके आंगन के मचान पर अब तक कितनी लौकियां फली हैं, पपीते के पेड़ पर पपीते के कितने ही फूल और बत्तियां देख आई थी। उन सब के लिए उसका मन जाने तो कैसा करता है। लेकिन उसे यहाँ जो कुछ मिला है, टेम्पी की माँ ने उस तरह का सुख तो कभी जीवन में देखा ही नहीं। नौकर को होम देकर काम करवा लेना सब लोग मानते जानते हैं, खातिर करते हैं। ऐसा सुंदर लड़का उसके होटल में मुहरिर है, इस तरह की बातें हो सकेंगी, कभी कल्पना भी नहीं की थी। सब लोग कुसुम के घर जा पहुंचे। कुसुम बहुत खुश हो गई अपने बाप के घर के, अपने देश गांव के ब्राह्मण परिवार को अपने यहाँ देखकर। कुसुम की सास ने आकर टेम्पी की माँ के पैरों की धूल लेकर प्रणाम किया। कहा, हम लोगों का बड़ा भाग्य है माँ कि आप लोगों के चरण की धूल यहाँ पड़ी। टेम्पी की माँ से कभी किसी ने इतने आदर से बातचीत नहीं की थी। इतना सुख भी उसकी किस्मत में लिखा था। हाय माँ झिटकी पोता की बन बीबी, तुम क्या ऐसी जागृत देवी हो? उस बार चैत के महीने में झिटकी पोता के मेले में जाकर टेम्पी की माँ ने बन बीबी स्थान पर 5.25 आने की मिठाई चढ़ाकर पति पुत्र की मंगल कामना की थी। अभी साल भी नहीं बीता, फिर भी लोग ठाकुर देवता नहीं मानना चाहते। कुसुम ने सबको जलपान कराया, पान बना कर दिया। कुसुम की सास ने आकर कितनी ही देर तक बातें की। कुसुम सिर्फ गांव की बातें ही सुनना चाहती है। कितने दिनों से बाप के घर नहीं गई। माँ बाप मर गए, ताऊ और काका लोग गए, ये लोग कभी खोज खबर नहीं लेते जरूर अगर उनकी हालत अच्छी होती। गरीब का आदर कौन करता है। उसने यह सारी दुख की बातें कही। कुछ देर और बैठने के बाद कुसुम उन लोगों को घर पहुंचाए। उस दिन हजारी के होटल में एक मजे की बात हो गई। 10-15 आदमी एक साथ खाने ही बैठे थे कि अचानक एक आदमी ने कहा, ठाकुर तुमने यह जो भात दिया है सवेरे का बासी भात है। भात बंशी ठाकुर दे रहा था, अवाक। यह क्या कह रहे हैं बाबूजी, हमारे होटल में सब नहीं होता, आधा आधा मन चावल हर शाम बनता है, उसमें भी पूरा नहीं पड़ता तो बासी भात कहाँ से आएगा। बेशक यह सवेरे का बात है, मैं कहता हूँ सवेरे का भात है। गोलमाल सुनकर हजारी ने आकर कहा, क्या कह रहे हैं बाबू, बासी भात? कभी नहीं, आप नए आदमी हैं, लेकिन ये लोग जो बराबर खाते हैं मुझे जानते हैं। मेरा होटल भले ही ना चले, लेकिन वैसी बुद्धि भगवान मुझे कभी ना दे। तब उस आदमी ने बहस को दूसरा मोड़ दे दिया। वह जैसे झगड़ा करने के लिए तैयार होकर आया था। थाली से हाथ खींचकर आंखें लाल करके चीख कर उसने कहा, तब तुम क्या कहने चाहते हो, मैं झूठ बोलता हूँ? हजारी, नहीं बाबू, यह तो नहीं कह रहा, लेकिन आपसे भूल भी हो सकती है। मैं कसम खाकर कहता हूँ बाबू, बासी भात हमारे होटल में नहीं रहता। नहीं रहता? नवाबी छाटते हो? बासी भात इस वक्त की हाड़ी में नहीं डालते थे तुम? नहीं बाबू, साफ देख रहा हूँ, फिर भी ना कहते हो, देखोगे मजा। इसी समय नरेंद्र तथा होटल के 2-4 और आदमी वहां पहुंचे। नरेंद्र ने गर्म होकर कहा, क्या मजा दिखाइएगा? देखोगे? निकलो बाहर, दिखाता हूँ, चोर कहीं के। इस बात से बड़ा गोलमाल शुरू हो गया। सभी पुराने ग्राहकों ने हजारी की तरफदारी की। वह आदमी रास्ते पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा। सड़क पर जमा हुए लोगों के सामने खड़ा होकर कहने लगा, आप लोग भी सुन लीजिए साहबान, इसके होटल में मुझे बासी भात खाने को दिया, पकड़ लिया तो मारने आ रहे हैं। मैं भी पुलिस बुलाऊंगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करके ही रहूंगा। चोर कहीं के, तुम लोग आदमियों की जान लेना चाहते हो? इसी समय होटल के नौकर शशि ने हजारी को बुलाकर कहा, बाबू, इस आदमी को मैंने शायद बेचू चक्रवर्ती के होटल में देखा है। वहां जो मैरी रहती है उसके साथ मैंने इसे बाजार से सामान लाते देखा है। नरेन में साहस बहुत था। उसने होटल के चबूतरे पर खड़े होकर चिल्लाकर पूछा, आप बेचू चक्रवर्ती के पद्महरी के कौन लगते हैं? वह आदमी फिर भी बाज नहीं है। हाथ फिर फेंक कर साबित करने लगा कि पद्महरी का नाम उसने कभी सुना नहीं। हाँ, पर उसके विरोध का तेज कम हो गया। कोई आदमी बोला, चुपचाप सरक जाओ भैया, क्यों मार खाकर मरने पर तुले हो? कुछ देर बाद फिर आदमी नहीं दिखा। इस घटना के बाद बहुत रात बीते हजारी बेचू चक्रवर्ती के होटल में जा पहुंचा। बेचू चक्रवर्ती हिसाब मिला रहे थे। हजारी को देखकर बोले, अरे हजारी, यहाँ कैसे? आओ आओ। हजारी ने विनयपूर्वक कहा, बाबू एक बात कहने आया हूँ। क्या है, कहो। बाबू, किसी समय आप ना मेरे अन्नदाता थे और आज भी मैं आपको वैसा ही समझता हूँ। आपके यहाँ काम ना सीखा होता तो आज
मैं भरपेट भात ना जुटा पाता। आपके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ऐसा तो मैं सोचता ही नहीं। अरे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हजारी ने सारी बातें साफ साफ बतलाई। फिर हाथ जोड़कर बोला, बाबू आप ब्राह्मण हैं, मेरे मालिक हैं। मुझे इस तरह संकट में ना डालकर अगर आप कहें कि हजारी तुम होटल बंद कर दो तो मैं वैसा ही करूंगा, आप हुक्म दीजिए। बेचू चक्रवर्ती ने अचरज करने का दिखावा करते हुए कहा, अच्छा आज तुम जाओ, मैं पता लगाकर कल तुम्हें बताऊंगा। हमारे यहाँ का कोई आदमी तुम्हारे होटल में नहीं गया था, यह तो तय है, कल तुम्हें बतला दूंगा। और हजारी काम धंधा तो ठीक चल रहा है? जी आपके आशीर्वाद से एक तरह। रोज बिक्री कितनी हो जाती है? तहबील में कितनी रकम रहती है? कुछ ख्याल ना करना, तुम्हें अपना आदमी समझता हूँ, इसी से पूछ रहा हूँ। यही 35 से 40 रुपए हो जाते हैं। आज ही रात को तो तहबील देखा हूँ, 36 रुपए 12:15 आने थे। बेचू चक्रवर्ती को मन ही मन आश्चर्य हुआ, ऊपर से बोले, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, सुनकर खुशी हुई। अच्छा तो आज जाओ, कल तुम्हें खबर मिल जाएगी। हजारी के जाने के बाद बेचू चक्रवर्ती ने पद्दो महरी को बुलवाया। पद्दो ने आकर कहा, अरे हजारी ठाकुर आया था, क्यों, क्या कह रहा था? बेचू चक्रवर्ती ने कहा, अरे पद्दो हजारी तो मेरी बोलती बंद कर गया। राना घाट के बाजार में होटल खोलकर 35 से 40 रुपए जमा रोकड़, यह तो कभी सुना नहीं था। इसका मतलब समझती हो? जमा रोकड़ में रोज 30 रुपए भी हों तो 8-8 रुपए रोज का मुनाफा तो रखा ही है, तो महीने में 250 रुपए, 200 रुपये तो कोई झंझट ही नहीं, समझो। समझी पद्दो? पद्दो महरी ने मुंह बिचकाकर कहा, कहीं झाई तो नहीं दे गया? नहीं नहीं, झाई देने वाला आदमी नहीं है, वह सीधा साधा आदमी है, मुझे अब भी बहुत मानता है। झाई नहीं देगा, कम से कम मुझे तो। इसके अलावा देखती नहीं कि रेल बाजार के किसी भी होटल में बिक्री नहीं है, वह अकेला ही सब सोखे ले रहा है। बाबू नरसिंह आज उसके होटल में गया था, खूब हल्ला गुल्ला कराया, बासी भात और सड़ी मछली कहकर खूब चिल्लाया। और कुछ हो चाहे ना हो, लोगों ने सुन तो लिया। जदू बाडूजी ने मुझे बुला भेजा था, उसका होटल बंद कराना ही होगा, नहीं तो रेल बाजार में कोई और नहीं टिक सकेगा। यही बात जदू बाडूजी ने भी कही है, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस समय उसके अच्छे दिन चल रहे हैं। नरसिंह है नहीं, बाहर निकल गया। पुलिस में खबर देने की बात का क्या हुआ? देखो पद्दो, मैं कहता हूँ कि अब उस तरह किसी को भेजने की जरूरत नहीं। हजारी आदमी अच्छा है, आज आया था, हाथ जोड़कर इस तरह नरम बना रहा कि उस पर गुस्सा ही नहीं रह जाता। अरे झाड़ू मालूम उसकी भलमानसी को, भीगी बिल्ली मछली खाने के लिए ठीक ही है। जदू बाबू ने तुम्हें पुलिस की जो सलाह दी थी, अब तुम वही करो। उसका होटल तोड़े बिना काम नहीं चलेगा, नहीं तो कह ही देती हूँ, हम लोगों को बोरिया बिस्तर समेटना ही होगा। इस वक्त रोकड़ कितनी हुई? बेचू चक्रवर्ती ने चेहरे पर नाराजी लाकर कहा, कुल 6 रुपये 3.5 आने। पद्दो महरी कुछ देर चुप रहकर बोली, उधर 2 महीने मकान का किराया भी बाकी है। मकान वाले ने कहा कि कल कम से कम 1 महीने का किराया ना देने पर शोरगुल मचाएगा। किराया दोगे कहाँ से? देखूं। इसके अलावा कनाई ठाकुर की 5 महीने की तनख्वाह बाकी है, वह कहता है कि अब काम नहीं करेगा, उसका क्या करूं? अरे इस महीने समझा बुझा कर रखो, देखो अगले महीने में कैसा रहता है। पद्दो महरी ने रसोई घर में जाकर ठाकुर से कहा, मेरे लिए भात परस दो ठाकुर, रात बहुत हो गई, घर जाऊं। उसके बाद उसने ताककर चारों ओर देखा। हालत गिरी पड़ी है। आज 3-4 महीने हुए 10 सेर बड़ा बड़ा देग उठाकर रख दिया गया है, उसकी अब जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले सरसों का तेल पीतल की बाल्टी में आता था, अब छोटे कुल्हड़ में आता है, बाल्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसने होटल की ऐसी बुरी हालत कभी नहीं देखी थी। उसका मन जाने तो कैसा हो गया। तरह तरह के उपाय करके उसने और मालिक ने यह होटल खड़ा किया था। इसी होटल की दौलत से एक दिन बहुत कुछ हुआ। फूले नवला गांव के जिस मोहल्ले में उसके पुरखे रहते थे, वहाँ उसका भाई अभी भी मौजूद है, खेती बाड़ी करके गुजर करता है, और वह किसी समय इसी राना घाट शहर में सोना रूपा पहनकर भी घूम चुकी है, इसी होटल की दौलत से। यह होटल उसके कलेजे की हड्डी है, लेकिन आज बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। कहाँ से एक गांजाखोर आ जुटा और इस होटल में, और होटल का राई रत्ती जानकर अब इन्हीं लोगों के सिल्लोड़े में उन्हीं लोगों के दांत तोड़ रहा है, जिसके चलते आज होटल की बुरी हालत है। जी होता है कि मौका मिले तो उस कुत्ते का गला घोट कर मार डाले, उस पर दया कैसी। मालिक ऐसे ही भले सदाशिव आदमी है, इसी से तो आज रास्ते के कुत्ते तक माथा हिला जाते हैं। दया। एक दिन राना घाट के स्टेशन मास्टर ने हजारी को बुला भेजा। हजारी खुद नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह जानता है कि स्टेशन मास्टर अंग्रेज है, नरेन का जाना ही अच्छा है।
लेकिन अंत में उसे ही जाना पड़ा। नरेन भी साथ गया। साहब ने कहा, तुम्हारा नाम हजारी? हजारी बाजार में तुम्हारा हिंदू होटल है? हाँ हुजूर। तुम प्लेटफार्म पर कैटर करेगा? हजारी ने नरेन की ओर देखा। वह साहब की बात नहीं समझ सका। नरेन ने बात को साहब से अच्छी तरह समझकर हजारी को बतलाया। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेल कंपनी प्लेटफार्म पर एक हिंदू होटल खोलना चाहती है। हजारी की शोहरत सुनकर साहब ने उसे बुला भेजा है। कम से कम 150 रुपये जमा करने पर वे लोग लाइसेंस में मंजूर करेंगे और रेलवे के खर्च से होटल घर बनवा देंगे। हजारी साहब से कहा कि वह राजी है। स्टेशन मास्टर ने नरेन को एक टेंडर फॉर्म देकर कहा कि इसकी खाना पूरी करके और हजारी के दस्तखत करवाकर दे जाए। उसके बाद स्टेशन के इस होटल के लिए जोरदार कंपटीशन चला। नईहाटी और कृष्णानगर के 2 भाटिया होटल वालों ने भी टेंडर दिया और ऊपर वाले अफसरों के पास सिफारिश और तगादे भी पहुंचने लगे। रानाघाट के बाजार में इस बात की खबर किसी को नहीं थी। आखिर में यानी जब टेंडर की तारीख खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए थे तो जदू बाडूजे को इसका पता चला। स्टेशन का एक क्लर्क जदू के होटल में खाना खाता था। उसने किसी तरह जानकर जदू से कहा कि जरा कोशिश कर कीजिए, आप टेंडर दीजिए, काम बन सकता है। उस दिन बेचू चक्रवर्ती तुरंत फुरत होटल की गद्दी पर बैठे ही थे कि उसी समय पद्मरी हैरान परेशान आई और बोली, सुन रहे हो जी, मैं एक बात सुनाई हूँ। क्या? स्टेशन पर रेल कंपनी भात का होटल खोलेगी, दरखास्त दे दो ना मालिक। स्टेशन पर? जा, उसमें ग्राहक नहीं जुटेंगे। दूर के यात्रियों में से कौन भात खाएगा? कलकत्ता से तो खाकर ही आएंगे। बस यूं ही बैठे बैठे तुम राय दिया करो, राजा वजीर मारा करो। सभी यात्री दूर के नहीं होते। जो लोग गाड़ी बदलकर खुलना की लाइन से जाएंगे वे खाएंगे। दोपहर को जो गाड़ियां कलकत्ता जाती हैं उनके यात्रियों को यहाँ भात मिलेगा तो वे यहीं खाकर जाएंगे ना। सुना है 5 रुपये जमा करके बाडूजे बाबू ने दरखास्त दे दी है। अब बेचू चक्रवर्ती को चेत हुआ, अगर जदू बाडूजे ने दरखास्त दी है तो इस मामले में दम है, क्योंकि जदू धूर्त होटल वाला है, मुनाफा नहीं है। यह जानने के बाद वह टेंडर के 5 रुपये न जमा कराता। बेचू ने कहा, तो जाओ एक बार की दरखास्त ही देता हूँ। पद्दू मैरी ने कहा, किरानी बाबू को कुछ चटा आना, नहीं तो काम नहीं बनेगा। हम लोगों के होटल में वह जो शशधर बाबू खाता था ना, उसका साला स्टेशन पर माल बाबू है। उससे अता पता लेना, ना करने से बनेगा कैसे। इस होटल की हालत देखकर तो हाथ पांव फूले जाते हैं। क्यों, उस दिन तो ग्राहक कम नहीं थे? पद्दू मैरी ने हताश भाव से कहा। उसको अच्छा नहीं कहते मालिक। 17 आदमी 3rd क्लास में और 9 बंधे ग्राहक देते हैं, तब कहीं होटल चलता है, नहीं तो बाजार का सौदा ना आ पाता। बनिए ने धमकी दी है कि वह सौदा उधार नहीं देगा। उसका भी क्या कसूर? 100 से ज्यादा रुपए बाकी पड़ गए हैं। बेचू, टेंडर की दरखास्त देने के लिए अभी 5 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। उस जून के चलते रोकड़ में कुल 1 रुपया 13.5 आने बच रहे हैं। उसी से तो उस जून के कोयले का दाम भी चुकाना है। कोयला वाला भी आ रहा होगा, रुपए कहाँ हैं? पद्दू भारी ने जरा सोचकर कहा, उसमें से 1 रुपया ले लो अभी, बाकी 4 रुपये कोई इंतजाम करके ला देती हूँ। मेरी लवंग फूल इसी मोहल्ले में रहती है, उसी से ले आऊंगी। कोयले वाले को अभी समझा दूंगी। समझाओगी क्या? उसने कहा है रुपए ना मिलने पर कोयला बंद कर देगा। तुम 5 ही रुपए ला दो। शाम से पहले ही बेचू चाकर टेंडर दे आया। पद्महरी आग्रहपूर्वक गद्दी घर के दरवाजे पर खड़ी राह देख रही थी। अभी तक ग्राहकों का आना जाना शुरू नहीं हुआ। बोली, हो गया मालिक, क्या सुनाए? अभी यह हो जाएगा। दाल भात का कौर है क्या? लेकिन यह मालूम है कि खासे मुनाफे का रोजगार है। जदू पक्का आदमी है, नहीं तो क्या वह दरखास्त देता? मैं पहले समझ नहीं सका था। बड़े मुनाफे का रोजगार है। याद है स्टेशन का क्षेत्र बाबू हमारे यहाँ खाया करता था, बदली होकर वह फिर यहाँ आ गया है। उसी ने कहा, यात्रियों ने रेल के बड़े ऑफिस में दरखास्त दे दी है कि हम लोगों के खाने में बड़ी तकलीफ है। इसके अलावा रेल कंपनी बिजली की रोशनी और पंखा भी देगी और मकान भी बना देगी, और इस सब के लिए कुछ लेगी नहीं। रेल का बोर्ड की क्या है, उसी का ही ऑर्डर है। यात्रियों की सुविधा पहले कर देनी होगी। बहुत लोग खाना खाएंगे पद्दो, भारी मुनाफे का मामला है, समझ कर आया हूँ। पद्दो मेरी ने कहा, जोड़ा पाठा से पूजा करूंगी सिद्धेश्वरी स्थान पर, हो जाए किसी तरह। कल फिर जाकर तुम उन लोगों को कुछ खिलाओ। मैं सोचता हूँ जदू बाडूचे को कैसे पता चल गया? अरे धूर्त आदमी है, उनकी बात छोड़िए। धीरे धीरे इसके बारे में बहुत तरह की बातें सुनने को आई। लोगों ने देखा कि रेलवे के प्लेटफार्म पर बड़ा सुंदर मकान बन रहा है। साज सामान, अलमारी, टेबल, कुर्सी वगैरह उसे सजाया जाएगा। यह सब कंपनी करेगी। इसी समय
जदू बाड़ूजे को उन लोगों के गद्दी घर में आता देखकर बेचू और मध्य पद्दो मेहरी दोनों ही अचरज में पड़ गए। जदू बाड़ूजे होटल वालों में जाने माने आदमी है, कुलीन ब्राह्मण, माटी घरा के मशहूर बाड़ूजे घराने के लड़के। कभी वे किसी दुकान या होटल में जाकर बकबक नहीं किया करते, गंभीर स्वभाव के आदमी हैं। बेचू चक्रवर्ती ने बड़ी खातिरदारी से उन्हें बैठाया, उनके हाथ में हुक्के की नली दी। बाड़ूजे कुछ देर तक हुक्का गुड़गुड़ाकर धुआं डालते रहे, फिर बोले, चक्रवर्ती बाबू, मैं एक काम से आया हूँ, होटल कैसा चल रहा है? बेचू, बाबू अब वह बात तो रही नहीं, सोच रहा हूँ कारोबार उठाकर और कहीं चला जाऊँ, अब ग्राहक नहीं है। मैं आपके पास आने का अपना मतलब बतलाऊं। स्टेशन पर होटल खुल रहा है, यह तो आप जानते ही होंगे। मैंने टेंडर दिया है, सुनने में आया है कि आपने भी दिया है ना? हाँ, तो मैंने भी। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। सुना है नेहाटी का एक भाटिया ऊपर से बहुत जोर लगा रहा है, उसी का हो जाएगा। वह होटल भारी मुनाफे का कारोबार है। असम मेल, शांतिपुर, बनगांव डाउन, चटगांव मेल, इन सब के पैसेंजर खाएंगे। इसके अलावा फुटकर लोग भी खाएंगे, इससे अच्छा पैसा आएगा। आइए आप और मैं दोनों मिलकर दरखास्त दें कि हम लोग राना घाट के होटल वाले हैं, हम लोगों को छोड़कर भाटिया को होटल क्यों दिया जाएगा? यहाँ के होटल वालों ने मिलकर दरखास्त दी है, इससे हम लोगों का जोर भी बढ़ जाएगा। बेचू ने समझ लिया कि मामला जब निहायत कब्जे से बाहर हो गया, तभी बाड़ूजे बाबू उसकी गद्दी पर दौड़े आए, नहीं तो धूर्त जदू मुनाफे में हिस्सेदारी करने को कभी राजी ना होता। उसने कहा, ठीक है, आप दरखास्त लिख लाइए, मैं दस्तखत कर दूंगा। जोधू बाबू ने एक कागज निकालकर कहा, अरे वह क्या बाकी है? अश्विनी वकील से मसवीदा बनाकर टाइप करा के सब काम पक्का कर लाया हूँ, आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। जदू बाड़ूजे दस्तखत करा के चले गए तो पद्दो मेहरी ने आकर पूछा, क्या बात है मालिक? बेचू ने हंसकर कहा, पेच में पड़े बिना क्या आता धूर्त, उसी होटल के बारे में आया था, सुनोगी? सब कुछ सुनकर पद्दो ने कहा, अच्छा, यह भी अच्छा है। अगर बिक्री ज्यादा हो तो हिस्सा बकरा भी ठीक है, जैसी हालत हो गई है उसमें तो यहाँ तुम्हारा गुजारा चलेगा नहीं, होने दो स्टेशन पर हिस्सा बकरा, वही सही। 20-22 दिन बाद एक दिन जदू बाड़ूजे बेचू के गद्दी घर में आकर जिस तरह हताश भाव से थप से गद्दी के एक कोने में बैठ गए, उससे पद्दो मेहरी ने समझ लिया कि स्टेशन का होटल हाथ से निकल गया। लेकिन इसके बाद वाली खबर के लिए पद्दो मेहरी तैयार नहीं थी। जदू ने कहा, सुना है चक्रवर्ती बाबू, आपने यह बात नहीं सुनी? बेचू चक्रवर्ती ने जदू को उस तरह बैठते देखकर ही समझ लिया था कि खबर अच्छी नहीं है। फिर भी उन्होंने जरा परेशानी से पूछा, क्यों, क्या बात है? अभी अभी स्टेशन से ही चला आ रहा हूँ, आज उनके हेड ऑफिस ने टेंडर मंजूर करके नोटिस भेजा है। इस बात का कोई जवाब न देकर बेचू उद्विग्न भाव से जदू के चेहरे की ओर देखता रह गया। किसका हुआ जानते हैं? नहीं, शायद उसी भाटिया का। तब भी अच्छा होता। हुआ किसका जानते हो? हुआ है हजारी का, तुम्हारे हजारी का। बेचू और पद्दो मेहरी दोनों ही अचरज से चीख पड़े। बेचू ने कहा, आप देख आए हैं? पद्दो मेहरी की बोलती बंद हो गई। हाँ हाँ, देख आए हैं अपनी आंखों से, छापे के अक्षरों में बोर्ड पर नोटिस लगा है। पद्दो मेहरी अभी भी एकटक जदू बाड़ूजे को देखती आ रही थी, ऐसा लगा जैसे इस बात पर उसे अभी भी विश्वास ना हुआ हो। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, आखिर उसी का हुआ? इस बात का कोई मतलब नहीं। जदू ने भी नहीं समझा, पद्दो मेहरी ने भी नहीं समझा। यह सिर्फ बेचू की गहरी निराशा और ईर्ष्या की अभिव्यक्ति है। जदू बाबू ने कहा, ओह, देखता हूँ उसकी किस्मत खूब साथ दे रही है, हाथ से धूल उठाता है तो वह भी सोना हो जाती है। आज 21 साल से इस रेल बाजार में होटल चला रहा हूँ, हम लोग तो बह गए। और वह कहाँ आपके होटल में सड़सी करछुल लेकर पेट पालता, सो कहाँ तो अब सब किस्मत है। बेचू ने पूछा, कैसे हुआ, कुछ सुना आपने? जरूर उसने खूब रुपए उड़ेले होंगे। रुपए पैसों की बात नहीं है इसमें, सुना है कि हेड ऑफिस के बोर्ड ने मंजूर किया है। शायद यहाँ के स्टेशन मास्टर ने उसके हक में जोरदार सिफारिश की थी और कुछ यात्रियों ने भी उसके बारे में लिखा था कि बहुत अच्छा खाना पकाता है। थोड़ी देर और रुककर जदू के चले जाने के बाद पद्दो मेहरी ने कहा, मैं कहूँ यह क्या हुआ मालिक? यही तो, अरे मुँह जला भावन बहुत बढ़ रहा है, अब तो बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या करोगी? सोचता हूँ। क्या? कल एक बार हजारी के होटल में जाऊँ। क्यों, किस दुख में? उससे कहूँ कि मेरे होटल में तुम हिस्सेदार बन जाओ, रोयल के होटल में कुछ हिस्सा मुझे दे दो। पद्दो मेहरी ने सोचकर कहा, बात तो बुरी नहीं है, लेकिन अगर वह तुम्हें ना देना चाहे? नहीं, मुझे बहुत मानता है, इसी से कहता हूँ, ऐसा करने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं पद्दो।
अब भी मैं होटल नहीं चला सकूंगा, देना बहुत हो गया है, जो आमदनी है उससे खर्च चलता नहीं, यह तो मुझे करना ही पड़ेगा। पद्दू मेहरी के चेहरे पर वेदना के चिन्ह फूट उठे। बोली, जो ठीक समझो वह करो मालिक, मैं क्या कहूँ, बोलो। कुछ देर बाद जदू बाबू फिर बेचू के होटल में आ बैठे। बेचू चक्रवर्ती ने आदर के साथ उन्हें चाय पिलाई, तंबाकू का हुक्का उनके हाथ में दिया। हुक्का गुड़गुड़ाते जदू ने कहा, मन में एक ख्याल आया है चक्रवर्ती बाबू, इसी से फिर आया हूँ। क्या है, बताइए। मैंने पाल चौधरी के नायाब महेंद्र बाबू को जो पकड़ा था, वे लोग जमींदार हैं, रेल कंपनी उनका ख्याल करती है। महेंद्र बाबू की चिट्ठी लेकर चलिए, कल हम दोनों रेल ऑफिस में एक बार अपील करके देखें। पद्दू मेहरी दरवाजे के पास ही थी। उसने कहा, जरूर जाइए मालिक, मैं भी कहती हूँ जरूर जाइए। मुँह जला ब्राह्मण किसी होटल को ना पा सके, वही करना चाहिए, आप दोनों जरूर जाइए। बेचू चक्रवर्ती ने सोचकर कहा, कल किस समय जाना चाहते हैं? सवेरे सवेरे ही चलना रहेगा, जाकर बड़े बाबू को पकड़ेंगे। पाल चौधरियों के तालाब में अक्सर मछली पकड़ने आते हैं, गरफे की रहने वाले हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। महेंद्र बाबू की चिट्ठी लेकर हम लोग उन्हें जा पकड़ते हैं। जदू के चले जाने पर बेचू चक्रवर्ती ने पद्दू से कहा, लेकिन इस हालत में हजारी के पास मेरा जाना ना हो सकेगा। उसको पता चल ही जाएगा कि हम लोगों ने अपील की है, कंपनी उसको नोटिस देगी, अपील की सुनवाई होगी। ऐसी हालत में मैं क्या उसके यहाँ जा सकता हूँ? भले ही ना जाओ बाबू, उसकी जरूरत नहीं, वह काम करो जिससे उसकी जड़ कट जाए। अच्छा, जैसा तुम कहो। अगले दिन जदू बाड़ूजे के साथ बेचू चक्रवर्ती कोयला घाट में रेल के बड़े ऑफिस में जाने के लिए निकले और शाम के बाद फिर राना घाट लौट आए। बेचू जब अपने होटल में पहुंचा तब खाना पीना शुरू हो चुका था। पद्दू मेहरी ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ मालिक? बेचू, अरे बेकार ही आना जाना हाथ लगा, 2 रुपये भी बर्बाद हो गए। उन लोगों ने कहा, यह हमारे हाथ में नहीं है, टेंडर मंजूर होकर बोर्ड के पास चला गया है, अब इसकी अपील नहीं हो सकती। तब जाओ, कल हजारी के पास ही चले जाओ, उसकी भी जरूरत नहीं है। लौटते समय बाडूजी ने अपने होटल और मेरे होटल को मिलाकर उसे एक कर देने की बात कही है। यह घर छोड़कर अगले महीने मैं उन्हीं के घर में। पद्दू मेहरी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, छोटे आदमी के पास न जाकर बाडूजे बाबू के साथ काम करना ज्यादा अच्छा है। अगले 15 दिनों में राना घाट में 2 उल्लेखनीय घटनाएं हो गई। स्टेशन के प्लेटफार्म पर नया हिंदू होटल खुल गया। सफेद पत्थर के टेबल कुर्सी, बिजली की रोशनी और पंखों से सजाया हुआ आधुनिक ढंग का साफ सुथरा बहुत सुंदर होटल। होटल के मालिक की जगह पर हजारी का नाम देखकर बहुत से लोग अचरज में पड़ गए। एक दूसरी खास घटना यह हुई कि रेल बाजार में सब जगह यह अफवाह फैल गई कि बेचू चक्रवर्ती का पुराना होटल टूट जाएगा।